बारूख स्पिनोजा का जन्म 24 नवंबर 1632 को एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। स्पिनोजा एक पुर्तगीज ज्यूइश परिवार में पैदा हुए थे जो स्पेन और पुर्तगाल से बाहर निकाले जा चुके थे। उनका परिवार रिलीजियस था और काफ़ी ट्रेडिशनल भी। उनका परिवार मैरेनो था, यानी वो ज्यूस थे जो कैथोलिक रूल के नीचे कन्वर्ट होने पर मजबूर किए गए थे। बाद में ये लोग नीदरलैंड्स आए क्योंकि वहाँ रिलीजियस फ्रीडम ज़्यादा थी। स्पिनोजा के पिता माइकल डी स्पिनोजा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था और उन्होंने अपने परिवार को काफ़ी अच्छा जीवन दिया। फैमिली में ट्रेड बिजनेस को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी कि बारूख भी इसी राह पर चलेंगे, पर यह कहानी यहाँ से थोड़ी अलग हो जाती है। बारूख की शुरुआती पढ़ाई एक ज्यूइश स्कूल से हुई। यहाँ उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट, तोरा और तालमुड को पढ़ा, पर यह पढ़ाई सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं थी। एम्स्टर्डम एक वाइब्रेंट शहर था जहाँ नए विचार और फिलॉसफीज आसानी से मिल जाती थी। यहाँ की हवा में ही रेशनल थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। स्पिनोजा ने बहुत यंग एज में ही रेशनलिज्म के सीड्स को अपने विचारों में डाल दिया था। उन्होंने डिकार्ट के वर्क को पढ़ा, जो कि उस समय के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक थे। डिकार्ट की फिलॉसफी ने स्पिनोजा पर गहरा असर डाला, पर स्पिनोजा डिकार्ट से आगे बढ़ने वाले थे। डिकार्ट के डुअलिज्म को स्पिनोजा रिजेक्ट करेंगे, पर वो बात बाद में आएगी। स्पिनोजा का जीवन तब ड्रामेटिक ट्विस्ट लेता है जब 1656 में उन्हें ज्यूइश कम्युनिटी से एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया। ये बहुत बड़ा स्टेप था। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब था कि उनका अपनी कम्युनिटी से पूरा संबंध तोड़ दिया गया। उनका नाम लेना भी गुनाह माना जाने लगा। ये डिसीजन क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, स्पिनोजा के आइडियाज ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बिलीव्स से बिल्कुल अलग हो रहे थे। उन्होंने बाइबल को एक डिवाइन टेक्स्ट नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में देखा। वो सुपरस्टिशंस और ब्लाइंड फेथ को चैलेंज करते थे, जो उन्हें अपनी कम्युनिटी के लीडर्स के लिए एक खतरा बनाता था। यही वजह थी कि उन्हें चेरेम किया गया, यानी एक्स कम्युनिकेशन का सामना करना पड़ा। इस एक्स कम्युनिकेशन के बाद स्पिनोजा के लिए काफी रास्ते बंद हो गए, पर यही मूवमेंट उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बना। इस डिसीजन के बाद स्पिनोजा को अपने घर और परिवार से दूर जाना पड़ा, पर इस आइसोलेशन ने उन्हें एक यूनिक पाथ पे डाल दिया। एक्स कम्युनिकेशन के बाद स्पिनोजा ने अपने रिलीजियस बिलीव्स को छोड़ा नहीं, पर अपने थॉट्स को और क्लियर और सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करना शुरू किया। यह बात इंपॉर्टेंट है कि स्पिनोजा ने कभी अपनी फिलॉसफी को इम्पोज नहीं किया, बल्कि वो एक ओपन डायलॉग की तरफ फोकस थे। जहां स्पिनोजा को अपनी फैमिली का ट्रेड बिजनेस इनहेरिट करना था, वहां उन्होंने एक और रास्ता चुना। उन्होंने कॉमर्स को छोड़कर फिलॉसफी को अपनी जीवन की दिशा बनाई। ये उनका एक बोल्ड और करेजियस डिसीजन था। उनके परिवार का बिजनेस काफी स्टेब्लिश्ड था और उनके लिए एक कंफर्टेबल लाइफ हो सकती थी, पर उन्होंने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी को अपनी प्रायोरिटी बनाई। उन्होंने एक सिंपल जीवन जीना चुना और ऑप्टिकल लेंसेस बनाने का काम शुरू किया। ये काम करते हुए उन्होंने अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस देते थे। लेंसेस का काम उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि एक सिंबल था। ये उनके आइडियाज के जैसे ही था। जैसे लेंसेस चीज़ों को क्लियर और शार्प दिखाते हैं, ठीक वैसे ही स्पिनोजा के फिलोसॉफिकल विचार चीज़ों को साफ दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कॉमर्स के मटेरियलिस्टिक फायदों से दूर होते हुए अपने विचारों को क्लैरिटी और इंक्वायरी में अपने जीवन का अर्थ ढूंढा। बारूख स्पिनोजा का काम वेस्टर्न फिलॉसफी के उन थिंकर्स में गिना जाता है जो अपने समय से आगे सोचते थे। उनका अप्रोच और विचार ट्रेडिशनल ज्यूइश थॉट से बिल्कुल अलग था। स्पिनोजा ने अपनी फिलॉसफी के माध्यम से न सिर्फ रिलीजन को बल्कि
पूरी तरह से दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने रैशनलिज्म यानी युक्तिवाद को अपने थॉट्स का फाउंडेशन बनाया और एक ऐसी फिलॉसफी डेवलप की जो उस वक्त की रिलीजियस और फिलोसॉफिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करती थी। स्पिनोजा का सबसे बड़ा ब्रेक ट्रेडिशनल जीविश थॉट से था। जीविश फेथ में, खासकर उनके ज़माने में, गॉड को एक पर्सनल एंटिटी के रूप में देखा जाता था, यानी एक ऐसे गॉड जो दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ों में इंटरवीन करते हैं और इंसानों के एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। यहूदी धर्म में गॉड और इंसान के बीच का रिश्ता बहुत ही पर्सनल और स्पिरिचुअल था, पर स्पिनोजा ने इस कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली रिजेक्ट किया। उन्होंने गॉड को एक पर्सनल एंटिटी नहीं बल्कि नेचर का एक इटर्नल और यूनिवर्सल एस्पेक्ट माना। उनके लिए गॉड और नेचर एक ही चीज थे, जिसे उन्होंने ड्यूस सिवे नेचुरा कहा, यानी गॉड और नेचर। यहाँ स्पिनोजा का गॉड एक ऐसी यूनिवर्सल सब्सटेंस था जिसमें सब कुछ शामिल था। इससे जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पिनोजा के नज़र में सब कुछ प्री डिटरमाइंड यानी पहले से ही तय था, इसलिए इंसान अपने फेट को कंट्रोल नहीं करते। ये विचार ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ से बिल्कुल विपरीत था, जहां इंसान को फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई थी और उनके एक्शंस के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। स्पिनोजा के विचार रैशनलिज्म से हेविली इन्फ्लुएंस्ड थे। रैशनलिज्म का मतलब होता है कि नॉलेज का सोर्स रीजन है, एक्सपीरियंस नहीं। इस मूवमेंट के एक बड़े फिलोसोफर रेने डेकार्ट थे और स्पिनोजा ने उनके काम को पढ़ा और समझा। डेकार्ट ने माइंड बॉडी डुअलिज्म यानी मन और शरीर को अलग एंटिटीज का विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि माइंड और बॉडी दो अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हैं, पर स्पिनोजा ने यह पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया। स्पिनोजा का मन और शरीर के बीच का विचार एक अलग पर्सपेक्टिव से आता है। उन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी एक ही सब्सटेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम माइंड के बारे में सोचते हैं, वो बस बॉडी के एक और रूप में एग्जिस्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न डे मोनिज्म का बेस बन गया, जिसमें एक ही रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। स्पिनोजा का रैशनलिज्म डेकार्टे के आइडिया से इंस्पायर्ड जरूर था, पर उन्होंने डेकार्टे के डुअलिज्म को रिजेक्ट करके अपना एक यूनिक पाथ चुना। यह भी समझना जरूरी है कि स्पिनोजा ने डेकार्टे के तरीके से रीजन को वैल्यू दी, पर उन्होंने गॉड और नेचर के मैटर में अलग स्टैंस लिया। डेकार्टे ने गॉड को एक क्रिएटर के रूप में देखा जो दुनिया को चलाता है, जबकि स्पिनोजा के लिए गॉड और दुनिया एक ही सब्सटेंस के अलग अलग फॉर्म्स थे। स्पिनोजा को समझने के लिए उनका कंपैरिजन उनके कंटेम्परेरी से करना इंपॉर्टेंट है, जैसे थॉमस होब्स और रेने डेकार्ट। ये दोनों फिलोसफर्स भी अपने अपने तरीके से बड़े नाम थे, पर स्पिनोजा इन दोनों से बहुत अलग थे, खासकर फ्री विल, गॉड और नेचर के कॉन्सेप्ट्स पर। हॉब्स और डेकार्टे दोनों इंसान की फ्री विल को मानकर चलते थे। डेकार्टे के लिए फ्री विल एक डिवाइन गिफ्ट थी, जिसे इंसान अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हॉब्स का विचार था कि फ्री विल है, पर इंसान के एक्शंस उनके डिजायर्स और नीड्स से गवर्न्ड होते हैं। स्पिनोजा ने दोनों को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि फ्री विल एक इल्यूजन है, सब कुछ नेचर के लॉस के थ्रू डिटरमाइंड है और इंसान अपनी चॉइसेस को समझने में गलत होते हैं। इंसान अपनी ज़रूरतें और डिजायर्स को फॉलो करते हैं जो नेचर का ही एक हिस्सा है। डेकार्टे ने गॉड को एक पर्सनल और ट्रांसेंडेंट एंटिटी के रूप में देखा जो दुनिया के बाहर से उसे कंट्रोल करता है। हॉब्स ऑन द अदर हैंड गॉड के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और उनका फोकस ज्यादा नेचुरल लॉस पर होता है। पर स्पिनोजा के लिए गॉड एक ऐसी एंटिटी थी जो दुनिया का हिस्सा थी, दुनिया से पृथक नहीं थी, अलग नहीं थी। गॉड और नेचर एक ही थे और इसलिए कोई पर्सनल गॉड नहीं था जो इंसानों के दुख सुख को समझकर उन्हें हेल्प कर सके। डेकार्टे का व्यू था कि दुनिया को मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग चलाया जाता है और गॉड उसका अल्टीमेट क्रिएटर और सस्टेनर है।
हॉब्स ने भी नेचुरल लॉज के कॉन्सेप्ट को समझा, पर उन्होंने सोसाइटी और पॉलिटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इंटीग्रेट किया। स्पिनोजा के लिए नेचर ही सब कुछ था, नेचर अपने आप में परफेक्ट थी और इंसान उसका एक स्मॉल पार्ट थे। नेचर में सब कुछ प्री डिटरमाइंड था और इंसान के एक्शंस भी उसी का एक पार्ट थे। स्पिनोजा की फिलॉसफी का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है उनका ज्योमेट्रिक मेथड, जो उन्होंने अपने मास्टरपीस इथिक्स में यूज़ किया। इथिक्स को अगर आप देखें तो ये एक फिलॉसफी की किताब कम और एक मैथमेटिकल टेक्स्ट ज़्यादा लगती है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी को प्रूफ्स और प्रोपोजिशंस के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया, जैसे एक मैथमेटिशियन अपनी थियोरी को लॉजिकली प्रूव करता है। स्पिनोजा ने एथिक्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल तरीके से लिखा। उन्होंने अपने विचारों को पहले डिफाइन किया, फिर एक्सियम्स दिए और फाइनली प्रोपोजिशंस के थ्रू उन्हें प्रूव किया। यह अप्रोच किसी भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के लिए अनयूजुअल था, पर स्पिनोजा का मानना था कि फिलॉसफी को क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ समझाया जा सकता है। स्पिनोजा हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन करते हैं। ये डिफिनीशंस उनकी फिलॉसफी के फाउंडेशन होते हैं और हर एक डिफिनीशन लॉजिकल रीजनिंग के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे उन्होंने गॉड को डिफाइन करते हुए कहा कि बाय गॉड आई अंडरस्टैंड अ बीइंग एब्सोल्युटली इन्फिनिट, दैट इज अ सब्सटेंस consisting of infinite attributes, each of which expresses eternal and infinite essence. ये डिफिनीशंस सिर्फ एक्सप्लेनेशंस नहीं होती, ये प्रूफ्स के फाउंडेशन होती हैं। जैसे मैथमेटिक्स में सब कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिनके बिना आप थ्योरीज नहीं बना सकते, वैसे ही स्पिनोजा ने फिलॉसफी में एक्सियम्स का यूज किया। ये एक्सियम्स कुछ बेसिक ट्रूथ्स होते हैं जो ऑब्वियस हैं और जिन्हें बिना किसी आर्गुमेंट के एक्सेप्ट किया जाता है। स्पिनोजा के एक्सियम्स उनके रीजनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे उनका एक एक्सियम है, द नॉलेज ऑफ एन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन एंड इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ द कॉज। इस एक्सियम का यूज वो अपनी फर्दर रीजनिंग में करते हैं। प्रोपोजिशंस वो स्टेटमेंट्स हैं जो स्पिनोजा प्रूव करते हैं अपने डिफाइंड टर्म्स और एक्सियम्स के बेसिस पर। ये प्रोपोजिशंस स्टेप बाय स्टेप उनके आइडियाज को लॉजिकली डेवलप करते हैं। हर एक प्रोपोजिशन पहले वाले प्रोपोजिशन के बेस पर बिल्ड करता है, जैसे एक चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू स्पिनोजा एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर आर्गुमेंट बनाते हैं जिसमें हर कॉन्सेप्ट लॉजिकली कनेक्टेड होता है। ये तरीका उन्हें अपने कंटेम्पोरेरीज से काफी अलग बनाता है। स्पिनोजा ने ज्योमेट्रिक मेथड को क्यों अडेप्ट किया, ये एक अच्छा सवाल है और ये समझना इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, उनके लिए फिलॉसफी सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं थी। उनका मानना था कि फिलॉसफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज, क्लियर और रैशनल। मैथमेटिक्स के थ्रू हम नेचुरल वर्ल्ड को समझते हैं, वैसे ही स्पिनोजा फिलॉसफी को एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू समझना चाहते थे। उन्होंने इथिक्स में ये मेथड यूज करके ये दिखाने की कोशिश की कि इंसान के इमोशंस, डिजायर्स और रीजंस भी उतने ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझे जा सकते हैं जितना कि हम नेचुरल फिनोमेना को समझते हैं। स्पिनोजा के लिए गॉड और नेचर के लॉज को समझना एक मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ संभव था। स्पिनोजा का ज्योमेट्रिक मेथड उनके समय के फिलोसोफर से काफी अलग बनाता है उन्हें। जैसे डेकार्टे ने अपने फेमस मेडिटेशंस में अपने थॉट्स को रिफ्लेक्टिव और पर्सनल तरीके से लिखा, वहीं स्पिनोजा ने अपने थॉट्स को साइंटिफिक और लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया। ये डिफरेंस सिर्फ राइटिंग स्टाइल का नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि उनका अप्रोच भी बिल्कुल अलग था। डेकार्टे और होब्स जैसे फिलोसफर्स अपनी फिलोसफी को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, एनेक्डोट्स और इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू समझाते हैं। स्पिनोजा ने इंट्रोस्पेक्शन को सेकेंडरी रखा और एक यूनिवर्सल ट्रुथ को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। जैसे मैथमेटिशियंस अपने प्रूफ्स को यूनिवर्सल लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, वैसे ही स्पिनोजा ने अपने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रूव किया।
बारूख स्पिनोजा का सबसे रिवोल्यूशनरी और समय से आगे का विचार उनका गॉड और नेचर का था। ट्रेडिशनल थीइज्म यानी धर्म में गॉड को एक पर्सनल और सेपरेट एंटिटी के रूप में देखा जाता था। स्पिनोजा ने इस विचार को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया और अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया गॉड और नेचर का। उन्होंने कहा कि गॉड और नेचर एक ही चीज है। ये एक ऐसे विचार था जो पूरी तरह से फिलोसॉफिकल और रिलीजियस नॉर्म्स के अगेंस्ट था और इसी वजह से उन्हें कई बार मिसअंडरस्टूड किया गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप उनके इस गॉड और नेचर के बारे में आराम से समझेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पिनोजा के लिए गॉड कोई पर्सनल बीइंग नहीं था। ट्रेडिशनली धार्मिक विचार में गॉड एक ऐसे बीइंग के रूप में देखा जाता है जो दुनिया को कंट्रोल करता है, इंसानों के एक्शंस को देखता है और उन्हें रिवॉर्ड या पनिश करता है। स्पिनोजा ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि गॉड एक सब्सटेंस है जो एक इन्फिनिट रियलिटी का एक्सप्रेशन है। यहाँ सब्सटेंस का मतलब है एक ऐसी चीज जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है और किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती। इस तरह के सब्सटेंस को समझना स्पिनोजा के पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम का बेस है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि स्पिनोजा के लिए गॉड एक ऐसी एंटिटी नहीं था जो दुनिया के बाहर से उसका कंट्रोल करता हो, बल्कि गॉड दुनिया का एक हिस्सा था, या ये कहें कि गॉड ही दुनिया था। यह विचार ट्रेडिशनल थीइज्म के बिल्कुल अपोजिट था, जहां गॉड और दुनिया अलग अलग एंटिटीज के रूप में देखी जाती हैं। स्पिनोजा ने एथिक्स में कहा कि व्हाटएवर इज इन गॉड एंड नथिंग कैन बी और बी कंसीव्ड विदाउट गॉड। मतलब जो कुछ भी दुनिया में है वो गॉड का ही हिस्सा है। हम और जो भी कुछ हमारे आसपास है सब गॉड के एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ गॉड को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जो इन्फिनिट है और जो सब कुछ अपने अंदर शामिल करती है। स्पिनोजा के विचार को कई बार पैंथीज्म कहते हैं। पैंथीज्म का मतलब होता है सब कुछ गॉड है। स्पिनोजा का कहना था कि पूरा नेचर यानी प्रकृति ही गॉड है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्पिनोजा के लिए नेचर सिर्फ ट्रीज, रिवर्स और एनिमल्स नहीं थे, बल्कि उनके लिए नेचर एक कंप्लीट रियलिटी थी जो सारी चीजों को अपने अंदर शामिल करती है। ये रियलिटी इन्फिनिट है और इसका कोई एंड नहीं है। स्पिनोजा के इथिक्स में गॉड के इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। उन्होंने कहा कि गॉड के इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, पर इंसान सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को समझ सकते हैं, थॉट और एक्सटेंशन। थॉट यानी विचार का मतलब यह है कि गॉड को विचार या आइडियाज के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी आइडियाज हमारे मन में है, ये सब गॉड के थॉट के ही पार्ट्स हैं। थॉट का एट्रीब्यूट हमें गॉड का एक एस्पेक्ट दिखाता है, वो एस्पेक्ट जो कॉन्शियस और इंटेलिजेंट है। एक्सटेंशन यानी विस्तार का मतलब है मटेरियल वर्ल्ड, जो कुछ भी फिजिकल है, जैसे हमारी बॉडी, ऑब्जेक्ट, स्पेस, ये सब एक्सटेंशन का पार्ट है। ये फिजिकल वर्ल्ड भी गॉड का ही एक एस्पेक्ट है। स्पिनोजा के लिए थॉट और एक्सटेंशन एक ही सब्सटेंस के दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। मतलब जो कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, ये सब एक ही रियलिटी के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि स्पिनोजा ने माइंड बॉडी डुअलिज्म को रिजेक्ट किया। डेकार्ट जैसे फिलोसफर्स ने कहा था कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग एंटिटीज हैं, पर स्पिनोजा ने कहा कि ये दोनों एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म्स हैं। स्पिनोजा ने गॉड और नेचर के बीच के रिलेशन को समझाने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए, नेचुरा नेचुरंस और नेचुरा नेचुराटा। नेचुरा नेचुरंस इसका मतलब है नेचर डूइंग व्हाट इट डज या एक्टिव नेचर। ये गॉड के क्रिएटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो दुनिया को एग्जिस्ट कराता है। इसका मतलब ये है कि
जो भी प्रोसेस दुनिया में हो रहा है, जैसे पेड़ पौधों का उगना, इंसान का जीवन, ये सब गॉड का काम है। ये वो एस्पेक्ट है जो कॉन्स्टेंटली दुनिया को चलाता है, जो चीज़ों को क्रिएट करता है। और दूसरा है नेचुराटा। इसका मतलब है नेचर क्रिएटेड या पैसिव नेचर। ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे हमारी बॉडी, ट्रीज, प्लैनेट्स। ये सब गॉड के एक्टिव फोर्स का रिजल्ट है और ये क्रिएटेड वर्ल्ड है। इन दोनों एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि दुनिया के दो साइड्स हैं, एक एक्टिव फोर्स जो सब कुछ क्रिएट करता है और एक पैसिव रिजल्ट जो वो फोर्स क्रिएट करता है। ये दोनों साइड्स एक ही रियलिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। स्पिनोजा की इथिक्स उनकी सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल वर्क है। ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया को समझने का एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल तरीका देती है। जहां उन्होंने ज्योमेट्रिक मेथड का यूज़ किया, वहां उनकी किताब को हम सिर्फ एक फिलोसॉफिकल ट्रीटीज नहीं कह सकते, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ थॉट कह सकते हैं। इसमें स्पिनोजा ने दुनिया, गॉड, इंसान और इंसान के इमोशंस के बारे में लॉजिकल तरीके से बात की है। इथिक्स को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करता है और ये टॉपिक्स लॉजिकली इंटरकनेक्टेड हैं। एक पार्ट के कॉन्सेप्ट्स दूसरे पार्ट के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। आइए इन 5 पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला पार्ट 1 ऑन गॉड। इस पार्ट में स्पिनोजा गॉड के नेचर और सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 द ह्यूमन माइंड। इस पार्ट में उन्होंने इंसान के मन और बॉडी के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उनका थॉट और एक्सटेंशन का थियरी आती है। पार्ट 3 ह्यूमन इमोशंस यानी अफेक्ट्स। यहाँ स्पिनोजा इंसान के इमोशंस को समझने का काम करते हैं और एक यूनिक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें वो इमोशंस को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 4 ह्यूमन बॉन्डेज टू इमोशंस। इस पार्ट में स्पिनोजा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंसान अपने पैशंस यानी इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। और पार्ट 5 द पावर ऑफ इंटेलेक्ट। फाइनल पार्ट में वो ये बताते हैं कि इंसान कैसे फ्रीडम अचीव कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और रैशनैलिटी के जरिए। अब इन 5 पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। पार्ट 1 ऑन गॉड। पार्ट 1 में स्पिनोजा ने गॉड के नेचर और सब्सटेंस के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया है। स्पिनोजा के लिए गॉड और नेचर एक ही चीज है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया डियस सिवे नेचुरा। उनका कहना था कि गॉड को समझना एक साइंटिफिक प्रोसेस है, न कि एक स्पिरिचुअल या मिस्टिकल प्रोसेस। इस पार्ट में स्पिनोजा का फोकस गॉड के सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट पर है। सब्सटेंस क्या है? स्पिनोजा के लिए सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है और जो किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती। और इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही सब्सटेंस है और वो है गॉड या नेचर। ये सब्सटेंस इन्फिनिट है और इसका कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है। गॉड एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ शामिल करती है। हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका एग्जिस्टेंस गॉड के अंदर ही है। उन्होंने गॉड के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है, जैसे थॉट एंड एक्सटेंशन। हर चीज जो दुनिया में है वो या तो थॉट के रूप में है या एक्सटेंशन के रूप में। ये बात हमें याद रखनी होगी जब हम ह्यूमन माइंड और इमोशंस के बारे में बात करेंगे। स्पिनोजा के गॉड में फ्रीडम और नेसेसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। उन्होंने कहा कि गॉड के एक्शंस प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है वो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग होता है। ये नेचुरल लॉज गॉड के लॉज हैं और इनमें कोई रैंडमनेस या फ्री विल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस विचार से उन्होंने ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज किया, जहां गॉड को एक पर्सनल बीइंग के रूप में देखा जाता है जो अपनी मर्जी से दुनिया को चलाता है। पार्ट 2 द ह्यूमन माइंड। इथिक्स के पार्ट 2 इंसान के मन और बॉडी के रिलेशन को एक्सप्लोर करता है। यहाँ स्पिनोजा ने डुअल एस्पेक्ट थियरी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें थॉट और एक्सटेंशन के 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन किया गया है।
स्पिनोजा का कहना था कि इंसान के मन और बॉडी अलग नहीं है, बल्कि एक ही सब्सटेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं। मतलब हम जो कुछ सोचते हैं यानी थॉट, और जो कुछ हमारे फिजिकल एक्शंस होते हैं यानी एक्सटेंशन, ये दोनों ही एक ही रियलिटी के पार्ट्स हैं। ये डेकार्टे के ड्युअलिज्म के बिल्कुल अपोजिट आइडिया था। डेकार्टे कहते थे कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं, पर स्पिनोजा के अकॉर्डिंग ये दोनों एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। इंसान का माइंड एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ गॉड के थॉट का ही एक्सप्रेशन है, और इंसान का फिजिकल बॉडी गॉड के एक्सटेंशन का ही एक लिमिटेड फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हमारा माइंड और बॉडी एक यूनिवर्सल रियलिटी का पार्ट है, और ये रियलिटी इनफाइनाइट है। स्पिनोजा ने कहा कि हमारा माइंड काफी चीजों को लिमिटेड तरीके से समझ पाता है, क्योंकि हम लिमिटेड बीइंग्स हैं। पर जब हम अपने माइंड का यूज रैशनली और लॉजिकली करते हैं तो हम इस यूनिवर्सल रियलिटी के करीब पहुंचते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं। पार्ट 3, ह्यूमन इमोशंस अफेक्ट्स। इथिक्स का पार्ट 3 इंसान के इमोशंस के बारे में है, जिसे स्पिनोजा अफेक्ट्स कहते हैं। यहाँ वो ये समझाते हैं कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उनका मैकेनिक्स क्या होता है। स्पिनोजा का कहना था कि हमारे इमोशंस भी नेचुरल लॉस के अंडर काम करते हैं। मतलब जैसे दुनिया के फिजिकल प्रोसेसेस नेचुरल लॉस के थ्रू गवर्न्ड होते हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस भी प्री डिटरमाइंड है। हम अपने डिजायर्स और पैशंस को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम इन इमोशंस के अंडर कंट्रोल होते हैं। उन्होंने इमोशंस को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्टिव इमोशंस और पैसिव इमोशंस। एक्टिव इमोशंस वो होते हैं जो हमारे रैशनल अंडरस्टैंडिंग के रिजल्ट में आते हैं, और पैसिव इमोशंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी चीज को समझने के बाद खुशी फील करते हैं तो वो एक एक्टिव इमोशन है, पर अगर हम बिना समझे किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से सैड या हैप्पी होते हैं तो वो एक पैसिव इमोशन है। स्पिनोजा के लिए इमोशंस को समझना काफी जरूरी था, क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का कोर पार्ट है। उन्होंने कहा कि हम अपने इमोशंस के स्लेव होते हैं, और जब तक हम उन्हें रैशनली समझते नहीं हैं तब तक हम उनके कंट्रोल में ही रहेंगे। पार्ट 4, ह्यूमन बॉन्डेज टू इमोशंस। पार्ट 4 में स्पिनोजा इस बात को एक्सप्लोर करते हैं कि इंसान कैसे अपने इमोशंस के कंट्रोल में होता है। उन्होंने इसे बॉन्डेज यानी बंधन कहा है, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं तो हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस का सोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स और पैशंस को समझने की कोशिश नहीं करते तब हम उन एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर काम करते हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्पिनोजा का कहना था कि हमारे इमोशंस हमें बंधन में रखते हैं जब तक हम उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं समझते। हम काफी बार अपने इमोशंस के वजह से इरेशनल बिहेवियर करते हैं, और ये हमारी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेनफुल बना देता है। जब तक हम अपने इमोशंस को समझते नहीं, हम उनके प्रिजनर्स ही बने रहते हैं। पार्ट 5, द पावर ऑफ इंटेलेक्ट। इथिक्स के फाइनल पार्ट में स्पिनोजा फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। उनका कहना था कि फ्रीडम का मतलब फ्री विल नहीं है। उनके लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब है अपने इमोशंस और डिजायर्स को रैशनली समझना और उन्हें कंट्रोल करना। ये तभी संभव है जब हम इंटेलेक्ट का यूज करें, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। स्पिनोजा के अकॉर्डिंग जब हम रैशनैलिटी के थ्रू अपने इमोशंस को समझ लेते हैं तब हम अपनी लाइफ के एक्चुअल मीनिंग को समझ पाते हैं। इस प्रोसेस में हम एक हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस अचीव करते हैं, जहां हम अपने पैशंस के स्लेव नहीं होते, बल्कि उन्हें अपने माइंड के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये रैशनल अंडरस्टैंडिंग हमें नेचर के लॉज को समझने में मदद करती है, और जब हम नेचर के लॉज को समझ लेते हैं तब हम गॉड के रियल नेचर के करीब पहुंचते हैं। यही स्पिनोजा का ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। एक
ऐसी फ्रीडम जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के थ्रू मिलती है, न कि रैंडम फ्री विल के थ्रू। स्पिनोजा के विचारों में फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। स्पिनोजा का कहना था कि दुनिया के हर एस्पेक्ट को नेचुरल लॉज के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है और हर चीज इंसान के एक्शन से लेकर नेचर के प्रोसेसेस तक प्री डिटरमिन्ड होती है। पर यह विचार ट्रेडिशनल फ्रीडम या फ्री विल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अगेंस्ट था, इसलिए उन्होंने फ्रीडम को एक अलग तरीके से डिफाइन किया, फ्रीडम थ्रू अंडरस्टैंडिंग। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म का कोर आइडिया ये था कि सब कुछ नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग होता है और कोई भी चीज रैंडम नहीं होती। सब कुछ एक नेसेसरी प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन का रिजल्ट को बदला नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही दुनिया के इवेंट्स को बदला नहीं जा सकता। हर चीज एक लॉजिकल और नेसेसरी सीक्वेंस में होती है। डिटर्मिनिज्म का मतलब यह है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो नेचुरल लॉज के जरिए डिसाइड किया गया होता है। स्पिनोजा का कहना था कि हमारे इमोशंस, एक्शंस और डिसीजंस भी इन्हीं नेचुरल लॉज के अंडर काम करते हैं। हम अपने एक्शंस को अपने फ्री विल के थ्रू कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमारे डिसीजंस भी उन कॉजेस के इफेक्ट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उन्होंने कहा, Men think themselves free because they are conscious of their actions, but they are ignorant of the causes by which those actions are determined. मतलब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, पर असली में हमारे डिसीजंस और एक्शंस उन कॉज इफेक्ट चेन्स का रिजल्ट होते हैं जो नेचुरल लॉज के अंडर होती हैं। हम अपने एक्शंस के रीजंस को समझने में फेल करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम फ्री हैं। यह आइडिया काफी रेडिकल था क्योंकि ट्रेडिशनल विचार में इंसान को एक फ्री एजेंट माना जाता था, एक ऐसी एंटिटी जो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकती है। पर स्पिनोजा ने यह आइडिया कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब यह सवाल उठता है कि अगर स्पिनोजा फ्री विल को रिजेक्ट करते हैं तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। स्पिनोजा के लिए ट्रू फ्रीडम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, यानी चीजों के नेचुरल लॉज और कॉजेस को समझना। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी रियलिटी को समझते हैं, जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ एक नेसेसरी चेन का पार्ट है, तो हम अपने इमोशंस और एक्शंस को रैशनली कंट्रोल करने की शक्ति पाते हैं। यह स्पिनोजा का फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझ लें कि हमारे एक्शंस और इमोशंस एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस का पार्ट है तो हम उन्हें एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं और उनका लॉजिकल कॉज समझते हैं, तब हम उनके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। यही फ्रीडम है। इस प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हमें पता चले कि हमारे गुस्से का असली रीजन हमारे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम अपने गुस्से को समझ सकते हैं और धीरे धीरे उसे ओवरकम कर सकते हैं। इस समझ से हम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं रहते और यह रैशनल अंडरस्टैंडिंग हमें फ्रीडम देती है। स्पिनोजा के लिए फ्रीडम का मतलब ये नहीं था कि हम अपने एक्शंस को रैंडम तरीके से चूज करते हैं। उनका कहना था कि फ्रीडम एक रैशनल प्रोसेस का रिजल्ट है जिसमें हम अपने एक्शंस को समझने की शक्ति पाते हैं। स्पिनोजा का विचार फ्री विल के कॉन्सेप्ट से काफी अलग था और ये डिफरेंस उनके कंटेम्परेरीज जैसे डेकार्ट, लेबनीज और हॉब्स के विचारों में क्लियरली दिखता है। डेकार्ट के लिए फ्री विल इंसान की एक फंडामेंटल क्वालिटी है। उन्होंने माइंड बॉडी डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें माइंड और बॉडी अलग अलग एंटिटीज थी। उनके लिए इंसान अपने माइंड के जरिए अपने डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इंसान के पास ये शक्ति है कि वो अपने विल के थ्रू डिसीजंस ले। पर स्पिनोजा के अकॉर्डिंग इंसान के डिसीजंस भी प्री डिटरमाइंड होते हैं और फ्री विल एक इल्यूजन है। इंसान अपने एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस का रिजल्ट होता है और अपनी डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करता। लेबनिज की फिलॉसफी में भी फ्री विल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। उन्होंने मोनेडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया।
जिसमें यूनिवर्स के हर एंटिटी के पास अपना एक सेल्फ कंटेन्ड रीजन होता है। उनका कहना था कि इंसान के पास फ्री विल है, पर वो गॉड्स प्लान का पार्ट होता ही है। मतलब इंसान को अपनी मर्जी से डिसीजंस लेने की छूट होती है, पर उनके डिसीजंस भी गॉड्स प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी के पार्ट होते हैं। स्पिनोजा इस आइडिया से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए गॉड और नेचर एक ही चीज थी और फ्री विल का कोई रूल नहीं था। सब कुछ नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होता है और ये लॉज इम्यूटेबल हैं। थॉमस होब्स का विचार फ्री विल के बारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कहा कि इंसान के एक्शंस उनकी डिजायर्स और मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। फ्री विल उनके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें इंसान अपने डिजायर्स के थ्रू डिसीजंस ले सकता है, पर हॉब्स के लिए भी ये डिजायर्स नेचुरल लॉज का पार्ट होते हैं। इस तरीके से हॉब्स और स्पिनोजा के विचार में कुछ सिमिलैरिटीज है, पर स्पिनोजा का डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ज्यादा एब्सोल्यूट था। होब्स का कहना था कि इंसान अपने डिजायर्स के थ्रू अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि स्पिनोजा के लिए इंसान के डिजायर्स भी प्री डिटरमाइंड हैं। स्पिनोजा के विचारों में नॉलेज यानी ज्ञान का एक सेंट्रल रोल है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में नॉलेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: इमेजिनेशन, रीजन और इंट्यूशन। उनका मानना था कि इंसान के जीवन का मकसद अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और ये अंडरस्टैंडिंग इंसान को इमोशनल बॉन्डेज से मुक्त करती है। इस थियोरी को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये स्पिनोजा के फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है। आइए अब इन कैटेगरीज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। स्पिनोजा ने इथिक्स में कहा कि इंसान के पास नॉलेज के 3 लेवल्स होते हैं। हर लेवल का अपना एक रोल है, पर ये लेवल्स लॉजिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग को प्रोग्रेसिवली डीप बनाते हैं और हर हायर लेवल पे इंसान अपने इमोशंस और रियलिटी को ज्यादा क्लियरली समझने लगता है। इमेजिनेशन स्पिनोजा के लिए नॉलेज का सबसे बेसिक फॉर्म है। इस स्टेज में इंसान दुनिया को एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझता है, पर यह अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है। स्पिनोजा कहते हैं कि जब हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं तो हम उसका एक इम्प्रेशन अपने मन में बनाते हैं। ये इम्प्रेशंस इमेजिनेशन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, पर ये अक्सर गलत या इनकम्प्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती है, पर असली में वो चीज छोटी नहीं होती। हमारी इमेजिनेशन सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पर बेस्ड होती है और ये लिमिटेड और मिसलीडिंग भी हो सकती है। इस स्टेज में हम चीज़ों के बीच के डीपर कनेक्शंस को नहीं समझ पाते। हमारे डिसीजंस और इमोशंस भी इमेजिनेशन के बेस पर होते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल चीज़ों को सही तरीके से समझने में फेल करते हैं। स्पिनोजा के लिए इमेजिनेशन एक लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ये इंसान को कंफ्यूजन और इमोशनल इनस्टेबिलिटी में डाल सकती है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों के इंप्रेशंस के थ्रू समझने लगते हैं। ये नॉलेज का एक प्रिमिटिव फॉर्म है जो हमारी रियलिटी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। 2. रीजन स्पिनोजा के लिए नॉलेज का दूसरा और ज्यादा एडवांस्ड लेवल है। यहाँ इंसान चीजों के बीच के लॉजिकल रिलेशनशिप्स को समझने लगता है, और जब हम रीजनिंग का यूज करते हैं तब हम चीजों के कॉज और इफेक्ट्स को रैशनल तरीके से एनालाइज करते हैं। ये स्टेज इमेजिनेशन के ऊपर का लेवल है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहते। रीजन के थ्रू हम चीज़ों के साइंटिफिक और लॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझने लगते हैं। इस स्टेज में हम नेचुरल लॉज को समझते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ में क्लैरिटी और कंट्रोल लाती है, क्योंकि अब हम चीज़ों को उनके ट्रू नेचर के बेस पर समझने लगते हैं, न कि एक्सटर्नल इंप्रेशंस के बेसिस पर। स्पिनोजा के लिए रीजन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंसान की इमोशनल फ्रीडम देने के लिए। जब हम चीज़ों के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को समझ लेते हैं तब हम अपने इमोशंस के बीच के कनेक्शंस को भी समझने लगते हैं। ये
रैशनल अंडरस्टैंडिंग हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति देती है और हम इरेशनल फियर्स और डिजायर्स से बाहर निकलने लगते हैं। 3. इंट्यूशन। स्पिनोजा के लिए इंट्यूशन नॉलेज का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। ये एक ऐसी स्टेज है जहां हम डायरेक्टली और कंप्लीटली चीजों के ट्रू नेचर को समझने लगते हैं। जब हम इंट्यूशन के स्टेज पर पहुंचते हैं तब हम सभी लॉजिकल और रैशनल स्टेजेस को पार करके रियलिटी को एक डीप और कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंट्यूशन का मतलब ये है कि हम चीजों को एज अ होल समझते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेप्स के। यहाँ नॉलेज एक इमीडिएट एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है जिसमें हम चीजों के एसेंस को डायरेक्टली देख पाते हैं। स्पिनोजा के लिए इंट्यूशन सबसे प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज है क्योंकि इस स्टेज में हम एक्सटर्नल फैक्टर से परे होकर रियलिटी के ट्रू नेचर को डायरेक्टली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रीजन के थ्रू समझते हैं तो हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, पर इंट्यूशन में ये एनालिसिस और स्टेप्स अननेसेसरी हो जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। ये एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो हमें अपने ट्रू सेल्फ और नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन देती है। स्पिनोजा के लिए नॉलेज का प्राइमरी रोल फ्रीडम देना है। जैसे जैसे हम नॉलेज के हायर लेवल्स तक पहुंचते हैं हम अपने इमोशंस और डिजायर्स को समझने लगते हैं। हम पहले अपने इमोशनल बॉन्डेज में होते हैं, पर जब हम रियलिटी के ट्रू नेचर को समझने लगते हैं तब हम इस बॉन्डेज से मुक्त हो जाते हैं। स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट के अनुसार सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बंधन में है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है तब हम अपने इमोशंस और एक्शंस को रैशनली समझकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये समझ हमें फ्रीडम देती है क्योंकि अब हम अपने इमोशंस की स्लेव्स नहीं रहते। स्पिनोजा के लिए इंट्यूशन सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये हमें रियलिटी का डायरेक्ट और ट्रू एक्सपीरियंस देता है। जब हम रीजनिंग करते हैं तो हम एनालिसिस और लॉजिक का यूज करते हैं जो यूजफुल है पर लिमिटेड भी है। इंट्यूशन में हम लॉजिकल एनालिसिस के बियॉन्ड चले जाते हैं और रियलिटी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। बारूख स्पिनोजा का पॉलिटिकल थॉट उनके फिलोसॉफिकल व्यूज की तरह ही रेडिकल था। जहां उन्होंने नेचर और गॉड को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखा, वहीं उनके पॉलिटिकल व्यूज भी एक ऐसे सिस्टम की तरफ पॉइंटेड थे जहां फ्रीडम और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल माना गया। स्पिनोजा का मानना था कि इंसान की फ्रीडम सिर्फ इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी कोर होना चाहिए। इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के कॉन्सेप्ट और रिलीजन के पॉलिटिकल रोल को रीडिफाइन किया। स्पिनोजा के पॉलिटिकल थॉट का एक मेजर एस्पेक्ट है फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी विचार की स्वतंत्रता। उनका यह मानना था कि एक सच्ची डेमोक्रेसी तभी काम कर सकती है जब लोग अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। इंसान अपने थॉट्स और आइडियाज को ओपनली डिस्कस करें और बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपने कंक्लूजन्स तक पहुंच सकें। स्पिनोजा ने अपने काम में रिपीटेडली इस बात को स्ट्रेस किया कि फ्रीडम ऑफ थॉट एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट है। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब था एक ऐसी सोसाइटी जहां लोग अपनी मर्जी से सोच सकें, डिसीजन ले सकें और स्टेट का रोल सिर्फ सिटीजन्स की प्रोटेक्शन तक सीमित होता है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की कलेक्टिव पावर सबसे बड़ी होती है और वो अपने रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं, पर इसमें फ्रीडम का मतलब सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं बल्कि ओपन डायलॉग और डिबेट भी था। अगर लोग अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो सोसाइटी में रियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। स्पिनोजा ने अपनी फेमस किताब थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटीज यानी टीटीपी में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस दिया। यह ट्रीटीज उस समय के रिलीजियस डोगमा और पॉलिटिकल अथॉरिटी के खिलाफ था, जहां रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते थे। टीटीपी का सेंट्रल आर्गुमेंट ये था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा जाना चाहिए
और हर इंसान को अपने रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पर जज नहीं किया जाना चाहिए। स्पिनोजा का मानना था कि रिलीजन का इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स में एक डेंजरस ट्रेंड है। उस समय चर्च और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग था और रिलीजियस अथॉरिटीज का पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। स्पिनोजा ने इस बात का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिलीजन का प्राइमरी रोल पर्सनल सेल्वेशन और इथिक्स के गाइडेंस तक सीमित होना चाहिए। स्टेट का काम इंसान के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और रिलीजन को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्पिनोजा का विजन ऑफ स्टेट एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बेस्ड था, पर उन्होंने पावर के कॉन्सेप्ट को भी डीपली एनालाइज किया। उनका ये मानना था कि स्टेट का रोल सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और स्टेट को अपने आप को इंसान के पर्सनल मैटर्स से अलग रखना चाहिए। उन्होंने मोनार्की और अथॉरिटेरियनिज्म का विरोध किया, जहां रूलर्स अपने पावर का मिसयूज करते हैं। थॉमस हॉब्स जैसे फिलोसफर्स का कंट्रास्ट में, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन स्टेट का सपोर्ट किया, स्पिनोजा का बिलीफ था कि स्टेट का पावर सिर्फ सिटीजन्स के कलेक्टिव विल से आता है। होप्स के लिए स्टेट एक ऑल पावरफुल एंटिटी थी जो सिटीजन्स के एक्शंस को कंट्रोल करती थी ताकि सोसाइटी में शांति और ऑर्डर बना रहे। पर स्पिनोजा ने कहा कि स्टेट को सिटीजन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टेट का एग्जिस्टेंस सिटीजन्स के प्रोटेक्शन और उनके फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए होना चाहिए। बारूख स्पिनोजा का विचार और उनकी फिलॉसफी उनके जीवित समय में जितनी मिसअंडरस्टूड थी, उनके बाद उतनी ही इम्पैक्टफुल रही। स्पिनोजा के रेडिकल आइडियाज में कई बड़े फिलोसफर्स और थिंकर्स को इंस्पायर किया, जिसमें एनलाइटमेंट के थिंकर्स से लेकर मॉडर्न फिलोसफी के प्रोमिनेंट फिगर्स तक शामिल है। स्पिनोजा के विचारों ने रेशनलिज्म, फ्रीडम ऑफ थॉट और नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन किया, जो हर एरा के फिलोसफर्स पर अपना डीप असर छोड़ते रहे। एनलाइटनमेंट एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसमें रीजन यानी तर्क, इंडिविजुअल फ्रीडम और साइंटिफिक इंक्वायरी को प्रमोट किया गया। स्पिनोजा के विचार इस मूवमेंट का एक मेजर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बने। फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर, जो एनलाइटमेंट के सबसे प्रमुख चिंतक थे, उन्होंने स्पिनोजा को रैशनलिज्म के एक बड़े एडवोकेट के रूप में देखा। वोल्टेयर ने स्पिनोजा के रेडिकल आइडियाज, खासकर उनके रिलीजन के प्रति रैशनल अप्रोच को अप्रिशिएट किया। ऑल्दो वोल्टेयर ने स्पिनोजा के पैंथीज्म का विरोध किया, उन्होंने स्पिनोजा के फ्रीडम ऑफ थॉट और सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को एनलाइटमेंट के फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया। वोल्टेयर का आत्मविश्वास और इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस स्पिनोजा से इंस्पायर्ड था, खासकर स्पिनोजा के आइडियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम से। स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम भी स्पिनोजा से डीपली इंस्पायर्ड थे। ह्यूम का स्केप्टिसिज्म और उनका बिलीफ कि हमारी नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, स्पिनोजा के रैशनलिज्म से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, पर ह्यूम ने स्पिनोजा के नेचुरलिज्म और डिटर्मिनिज्म से जरूर इन्फ्लुएंस हुआ। ह्यूम का बिलीफ था कि इंसान के एक्शंस भी एक कॉज इफेक्ट चेन के अंडर में होते हैं और यह विचार स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म से मिलता है। ह्यूम का इंक्वायरी इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग स्पिनोजा के विचार को फर्दर रैशनल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करते हैं। इमैनुअल कांट का काम एनलाइटमेंट के थॉट का एक कल्मिनेशन था और उन्होंने स्पिनोजा के रैशनल अप्रोच और मोरल फिलॉसफी से इंस्पिरेशन ली। कांट ने स्पिनोजा के मेटाफिजिक्स को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया, पर उन्होंने स्पिनोजा के इथिक्स और रीजन के इम्पोर्टेंस को अपने मोरल लॉ के फ्रेमवर्क में फिट किया। कांट का आइडिया था कि इंसान अपने मोरल ड्यूटीज को रीजन के माध्यम से समझ सकता है, जो स्पिनोजा के रीजन और फ्रीडम के आइडियाज से डायरेक्टली लिंक्ड है। कांट ने स्पिनोजा के थॉट को फर्दर इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट दिया, खासकर मोरल फिलॉसफी के एरिया में। स्पिनोजा का इम्पैक्ट सिर्फ एनलाइटमेंट थिंकर्स तक सीमित नहीं रहा। रोमांटिसिज्म और जर्मन आइडियलिज्म के प्रमुख चिंतक भी उनके विचार से डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। जर्मन फिलोसफर्स ने स्पिनोजा को एक मेटाफिजिकल जायंट के रूप में देखा और उनके पैंथीज्म और नेचर के साथ यूनिटी के कॉन्सेप्ट में रोमांटिसिज्म के थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल ने स्पिनोजा को एक
फंडामेंटल फिलोसोफर माना, जो उनकी डायलेक्टिकल मेथड की फाउंडेशन में था। हेगल ने स्पिनोजा का नाम लिया था जब उन्होंने कहा कि टू बी अ फिलोसोफर वन मस्ट फर्स्ट बी अ स्पिनोजिस्ट। हेगल के लिए स्पिनोजा का आइडिया कि सब कुछ एक सिंगल सब्सटेंस का एक्सप्रेशन है एक स्टार्टिंग पॉइंट था। हेगल का डायलेक्टिक, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस और ऑपोजिट्स को रिजॉल्व किया जाता है, स्पिनोजा के वननेस के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर था। पर हेगल ने कहा कि स्पिनोजा का सिस्टम स्टैटिक है और इसमें डेवलपमेंट और मूवमेंट की जगह नहीं है, जिसे हेगल अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आर्थर शोपेनहावर का मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क भी स्पिनोजा से डीपली इन्फ्लुएंस था, खासकर उनका आइडिया कि दुनिया का एसेंस एक इरेशनल विल है। शोपेनहावर ने स्पिनोजा के पैंथीज्म और डिटर्मिनिज्म को एक्सेप्ट किया, पर उन्होंने स्पिनोजा के रैशनलिज्म से थोड़ा अलग रास्ता अपनाया। शोपेनहावर के लिए स्पिनोजा का डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच एक रिफ्लेक्शन था कि दुनिया एक मीनिंगलेस प्रोसेस का पार्ट है। शोपेनहावर ने स्पिनोजा की इथिक्स को अप्रिशिएट किया, खासकर उनका आइडिया कि इमोशंस और डिजायर्स को रैशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। स्पिनोजा का इम्पैक्ट मॉडर्न फिलॉसफी के कई एरियाज में दिखाई देता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेनोमेनोलॉजी और एनवायरमेंटल फिलॉसफी जैसे मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स में स्पिनोजा के विचार डीपली रूटेड है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जैसे जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कामू का फोकस इंसान के फ्रीडम और एब्सर्डिटी पर था। स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम के आइडियाज एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी में एक अलग ट्विस्ट के साथ रीअपियर होते हैं। जहां सार्त्र फ्री विल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एडवोकेट थे, वहीं स्पिनोजा का डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एग्जिस्टेंशियलिस्ट के लिए एक पैराडॉक्सिकल चैलेंज बन गया। पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने स्पिनोजा के एथिक्स और फ्रीडम थ्रू अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को जरूर अप्रिशिएट किया, खासकर इंसान के रैशनल एग्जिस्टेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के एरियाज में। एडमंड हजल और मार्टिन हाइडेगर जैसे फेनोमेनोलॉजिस्ट भी स्पिनोजा के इन्फ्लुएंस में थे। फेनोमेनोलॉजी का फोकस एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस के नेचर पर है और स्पिनोजा का आइडिया कि माइंड और बॉडी एक ही सब्सटेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं, फेनोमेनोलॉजिकल थॉट के फाउंडेशन के साथ मैच करता है। हाइडेगर का फोकस इंसान के बीइंग और वर्ल्ड के रिलेशन पर था और ये स्पिनोजा के डियोस सिवे नेचुरा के कॉन्सेप्ट से डीपली रिलेटेड है, जिसमें इंसान और नेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। मॉडर्न इन्वायरमेंटल फिलॉसफी में स्पिनोजा का इन्फ्लुएंस बिल्कुल क्लियर है। स्पिनोजा का आइडिया कि नेचर और गॉड एक ही है और सभी लिविंग बीइंग्स एक इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है, इन्वायरमेंटल एथिक्स के कोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। स्पिनोजा के पैंथीज्म ने इन्वायरमेंटल थिंकर्स को इंस्पायर किया, खासकर उनका विचार कि इंसान नेचर के सेपरेट नहीं बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। ये आइडिया आज के टाइम में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस के डिस्कशंस में सेंट्रल रोल प्ले करता है। आइए एक रिकैप करते हैं और इस सफर को खत्म करते हैं। बारुख स्पिनोजा का जन्म 1632 में एम्स्टर्डम में एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन रिलीजियस स्कूलिंग में ली, पर जल्दी ही ट्रेडिशनल ज्यूइश ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट कर दिया। एक्स कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने अपने आप को फिलॉसफी और रैशनल थॉट के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। स्पिनोजा का अप्रोच ट्रेडिशनल ज्यूइश बिलीफ्स से बिल्कुल अलग था। उन्होंने गॉड को एक पर्सनल एंटिटी के रूप में नहीं बल्कि नेचर के इन्फिनिट सब्सटेंस के रूप में देखा। उनका पैंथेइज्म और डिटर्मिनिज्म उन्हें उनके समय के फिलोसफर्स जैसे डेकार्ट और होब्स से काफी अलग बनाता है। स्पिनोजा ने अपने विचारों को मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ प्रेजेंट किया। उनकी इथिक्स एक ज्योमेट्रिक मेथड का यूज करती है, जिसमें डिफिनिशंस, एक्सियम्स और प्रोपोजिशंस के थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन्स तक पहुंचा जाता है। ये मेथड उन्हें एक यूनिक सिस्टमेटिक थिंकर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। स्पिनोजा ने गॉड को नेचर के साथ आइडेंटिफाई किया। गॉड और नेचर, उनके लिए गॉड एक ऐसा सब्सटेंस था जिसमें सब कुछ शामिल था। ये पैंथिस्टिक व्यू ट्रेडिशनल थीइज्म के बिल्कुल ऑपोजिट था, जहां गॉड और नेचर अलग अलग एंटिटीज माने जाते थे। एथिक्स का स्ट्रक्चर 5
पार्ट्स में डिवाइड है जो गॉड, ह्यूमन माइंड, इमोशंस, ह्यूमन बॉन्डेज और ह्यूमन फ्रीडम के बारे में बात करता है। उन्होंने इमोशंस और रीजन के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर किया और ये बताया कि इंसान रैशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ट्रू फ्रीडम अचीव कर सकता है। स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म में सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। उनका बिलीफ था कि फ्रीडम का मतलब फ्री विल नहीं बल्कि अपनी रियलिटी को रैशनली समझना है। जब इंसान नेचुरल लॉज को समझने लगता है तब वो अपने इमोशंस के बॉन्डेज से मुक्त हो जाता है। स्पिनोजा ने नॉलेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इमेजिनेशन, रीजन और इंट्यूशन। सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इंट्यूशन है, जिसमें इंसान डायरेक्टली रियलिटी के एसेंस को समझता है। नॉलेज के जरिए ही इंसान इमोशनल फ्रीडम और ट्रू हैप्पीनेस तक पहुंच सकता है। स्पिनोजा के पॉलिटिकल विचार फ्रीडम ऑफ थॉट और डेमोक्रेसी पर बेस्ड थे। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का इंटरफेरेंस का विरोध किया और सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया। उनका थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटीज रिलीजियस अथॉरिटी के अगेंस्ट एक मेजर इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन था। स्पिनोजा का इन्फ्लुएंस एनलाइटमेंट के थिंकर्स जैसे वोल्टेयर, ह्यूम और कांट पर क्लियरली दिखाई देता है। जर्मन आइडियलिस्ट जैसे हेगल और शोपेनहावर ने भी उन्हें एक मेटाफिजिकल जायंट के रूप में देखा। उनके विचार मॉडर्न फिलॉसफी के एग्जिस्टेंशियलिज्म, फेनोमेनोलॉजी और इन्वायरमेंटल थॉट को इंस्पायर करते हैं। स्पिनोजा के विचार आज भी रेलेवेंट हैं। उनका डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू साइंटिफिक थॉट से क्लोजली रिलेटेड है। उनका पैंथीज्म इन्वायरमेंटल एथिक्स के लिए सेंट्रल है और उनका फोकस रैशनल लिविंग और इमोशनल फ्रीडम आज के मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।